हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, आपके एग्जाम्स भी आज से स्टार्ट हो रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर मनसा सर आज आपको वन शॉट लास्ट टाइम अंतिम वार पढ़ाने वाले हैं। इस अंतिम वार सीरीज में आप जरा देखिएगा, अंतिम प्रहार है। इस अंतिम प्रहार में आप क्या पढ़ने वाले हैं? इस अंतिम प्रहार में आपके केमिस्ट्री के चारों चैप्टर हम एक एक करके पढ़ाएंगे। महज खास बात इस बात की है कि इस अंतिम प्रहार सीरीज में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जैसा कि आप अगर अपने सीनियर से पूछेंगे, अभी उनका एग्जाम कल ही हुआ है जिसमें उन्होंने देखा कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के बच्चों का कल केमिस्ट्री का एग्जाम था और उनके एनसीईआरटी का पोर्शन कितना ज्यादा एग्जाम में आया, इससे वो भली बात परिचित है। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप भी इसे अच्छे तरीके से पढ़ करके अपने एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और साथ ही साथ बेस को स्ट्रांग बना सकते हैं। ये इसलिए हम पढ़ा रहे हैं जिससे कि एनसीईआरटी की अगर लाइन टू लाइन क्लियर होगी तो क्लास 11 12th आपका बहुत स्ट्रांग होगा और आपका बेस बहुत मजबूत होगा। साथ साथ ही आप क्लास 9th के इस एनुअल एग्जामिनेशन में बड़े अच्छे मार्क्स से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर हम करेंगे केवल एनसीईआरटी की बात। अब ध्यान रखना है कि इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे क्या क्या। पहली चीज, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक एक लाइन को हम एक्सप्लेन करके डिटेल में आपको समझाएंगे। दूसरा, वन शॉट रिवीजन भी एक्सप्लेनेशन के जस्ट बाद कराएंगे। तीसरा, इसी क्लास के अंतर्गत हम आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, सैंपल प्रॉब्लम, एक्टिविटी पर भी बेस्ड कुछ बातें भी डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी के एक्टिविटी सीरीज भी हम अलग से पढ़ाएंगे। आज के लिए ये जो क्लास होगी वो होगी आपके लिए खास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये बात, जहां पर हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर 1 और ये अंतिम प्रहार सीरीज है, यानी कि एग्जाम के लिए ये रामबाण है और यह आप एक बार पढ़ लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो आप ओपन भी कर सकते हैं, नहीं है तो बोर्ड पर स्क्रीन पर आपको एनसीईआरटी बुक दिखाई दे रही। इस एनसीईआरटी बुक के माध्यम से आपको हम एक एक लाइन को, एक एक टॉपिक को बड़े ही गंभीर तरीके से समझाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो क्लास को मिस नहीं करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, हम समझ में आ रहे हो, हमें समझ पा रहे हो, तो आप इसको अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करने चैनल को, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स हमारे द्वारा द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर मनसा सर के द्वारा मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर 1, जहां पर हम आपसे करेंगे आज की ये बात और ये होगी आपके लिए खास। तो स्टार्ट करिए। जैसे चैप्टर 1 में आपको मैटर और सराउंडिंग एक बड़ा ही शानदार चैप्टर था, जैसा कि आपने शुरुआती दौर में भी पढ़ा होगा। हर किसी स्कूल के एग्जाम्स में पूरा सिलेबस आ रहा है चैप्टर 1 2 3 4। महज बात यह है कि 1 और 2 जो चैप्टर है, हो सकता है ये चैप्टर 40% आ रहा हो, 30% आ रहा हो, थर्ड और फोर्थ चैप्टर 70% के आसपास आ रहा हो। तो इसमें घबराने का विषय नहीं है, चाहे जितने परसेंटेज में आ रहा हो, पढ़ना तो आपको है ही। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल पढ़ना चाह रहे हैं एग्जाम पास करने के लिए, तो बेटा आप कोर सब्जेक्ट लिए होता है ऐसा मत सोचो, ठीक है। आप इसलिए पढ़ो जिससे कि भविष्य में आप केमिस्ट्री को लेकर आगे की तरफ प्रोन्नति कर सके और अच्छा आपका हो सके इस फील्ड में। सबसे पहली चीज आपके लिए है कि आप ये रट के नहीं जाना एग्जाम में, ठीक है। अंतिम वक्त पर भी कह रहा हूं, रट के नहीं जाना। आप इस लेक्चर को देखिए, आप 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, आपको हर एक बात समझा दूंगा। मैटर और सराउंडिंग चैप्टर 1 है, इसमें सबसे पहली बात आती है बेटा, मैटर क्या होता है। अगर हम एक सबसे पहली बात आपसे डिस्कस करें, ये पूरा पोर्शन में केवल मैटर के बारे में समझाया गया। ये जो 2 पैराग्राफ दिया गया, ये कहा जा रहा है कि हम जो कोई भी चीज अपने आसपास में देख रहे हैं वह मैटर है, क्योंकि उसके अंदर 2 चीजें हैं, एक मास है और एक स्पेस है। यानी हम कहते हैं एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसमें खुद का कुछ ना कुछ मास होता है और जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है वह मैटर कहलाता है। एक बात बड़ी प्यारी सी लाइन एनसीईआरटी में लिखी गई, जो एग्जाम में आपके यहाँ क्वेश्चन में भी कई बार आया है और पूछा भी जाता है, कि कहा गया मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। यानी इंडियन फिलोसफर का कहना है कि जो मैटर होता है उसे हम पंच तत्व के नाम से भी जानते हैं और वो कुछ 5 बेसिक एलिमेंट्स के द्वारा बनता है, जिसमें एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर है ना। तो ये जो 5 आपको मैटर के बेसिक
एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी की तरफ आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हमें पहला चीज आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अभी तक हमने एक बात कर ली कि व्हाट इज मैटर, हमने ये डिस्कस किया कि मैटर क्या है, तो हमने कहा एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर, यानी किसी के अंदर उसका मास क्या है और वो स्पेस को ऑक्युपाई करता है या नहीं, यही मैटर कहलाता है। अगर एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर, यानी कि मास क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास। ऐसा हमने बार बार आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास एंड द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, यानी किलोग्राम। जो मास की एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। अगर हम मास और वेट में डिफरेंशिएट करने की बात करें तो वेट क्या है, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करता है और ग्रेविटी की वजह से एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में रहना चाहता है। तो वेट, अगर आप फिजिक्स में भी पढ़ते थे कि वेट अगर कहीं पर हमें निकालना होता है तो W बराबर mg लिखते थे, मास इंटू ग्रेविटी लिखते थे, है ना। तो मास और वेट दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मास की यूनिट केजी होती है, वेट की यूनिट क्या होती है बेटा, वेट की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या वेट की यूनिट न्यूटन होगी, ठीक है, क्योंकि वेट एक तरह का फोर्स है। हमने मास और वेट में डिफरेंशिएशन भी बताया था। और अब देखिए, एक पहला क्वेश्चन आया मास, पहला क्वेश्चन आया मैटर क्या है, दूसरा मास और स्पेस अगर किसी में है तो वो मैटर है, तीसरा मास क्या है, चौथा वेट क्या है, पांचवा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट क्या है। ये 5 क्वेश्चन हमने बता दिया। और आपकी एनसीईआरटी में इस पहले दूसरे तीसरे पैराग्राफ से एक क्वेश्चन आया, वो क्या आया कि आप ये बताइए कि 5 बेसिक एलिमेंट वो कौन से हैं जो मैटर के हैं, यानी कि आप इंडियन फिलोसफर का मैटर के बारे में क्या कहना है। तो इंडियन फिलोसफर का मैटर के बारे में ये कहना है, इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, यानी इंडियन फिलोसफर के अनुसार मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में कन्वर्ट किया गया या क्लासिफाई किया गया, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। आपके लिए ये बड़ा बेसिक सा सवाल है, लेकिन इसे पढ़ कर जाइए। हमने 5 से 6 क्वेश्चन केवल इतनी ही देर में आपसे डिस्कस कर लिए, और अगर आप केवल हमारी बात पर गौर करिए बेटा, एग्जाम का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, और जितना मैं पढ़ा रहा हूं दावे के साथ कर रहा हूं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बस केवल ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, पूरा लेक्चर लास्ट तक सुनिएगा। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जैसे हमारा अगला टॉपिक है कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये एक हेडिंग है। जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तब जाकर के मैटर का फॉर्मेशन होता है। यानी हमें ये पता चल चुका है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। यहां पर हम इसके बारे में इस पैराग्राफ में डिस्कस करते हैं कि मैटर हमारा पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमारे सिलेबस में एक एक्टिविटी दी गई। वह एक्टिविटी क्या कहती है कि एक 100 ml का बीकर ले लीजिए, उसमें आप क्या करिए, एक टीस्पून ले लीजिए, उसमें आप सॉल्ट को ऐड करिए, NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक जो घर में खाते हैं, टाटा सॉल्ट है ना, कंपनी का प्रचार भी हो गया। उसको जब हम इसमें डालते हैं तो वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से सॉल्ट बन करके बना हुआ है, तो वो क्या होगा, उसके स्पेस में चला जाएगा। स्पेस में चला जाएगा तो वॉल्यूम में इलॉन्गेशन नहीं होता है, लेकिन सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन NaCl का सॉल्यूशन यानी सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है जब हम स्टिरअप कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये इससे ये पता चलता है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। अब हम कहते हैं, जैसे अगर हम एक छोटी सी बात करते हैं और अगर इसको एक्सप्लेन करने की बात करें, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है। अब लकड़ी के टुकड़े को अगर हम काटते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा जो सबसे छोटा पार्ट बनेगा। इसका मतलब जो सबसे छोटा पार्ट है उसी छोटे छोटे पार्ट को आपस में जोड़ करके हमने क्या किया, मैटर बनाया। आपने ईंट भट्ठा देखा होगा, ईंट के भट्ठों में क्या करते हैं, पहले मिट्टी ले आते हैं और मिट्टी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। उस मिट्टी को पानी डाल करके हम सानते हैं, मिलाते हैं, उसके बाद हम सांचे में डाल करके ईंट बनाते हैं। और जब ईंट को तोड़ते हैं और तोड़कर अगर घिस दें तो फिर से वही छोटे पार्टिकल हमें वापस मिल जाते हैं जिनसे ईंट का फॉर्मेशन हुआ है। तो वो छोटे पार्टिकल जिनसे ईंट बना वो पार्टिकल मैटर है बेटा, जिसको फर्दर डिवाइड हम नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो पूरा ईंट है वो मैटर है, और मैटर के अंदर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसके एटम्स हैं जिनके द्वारा वह ईंट बनाई गई है। तो एक नई बात आ रही है जिसे हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो छोटे पार्टिकल्स एटम्स हैं।
ठीक है। अब एक बात लिखा गया, व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जब हम डिजोल्यूशन करते हैं तो सॉल्ट के पार्टिकल जो स्पेस होता है उसमें जाकर फिल हो जाते हैं और डिजॉल्व हो जाते हैं। ये एक बात यहां पर समझाई गई। कहा गया हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो ये पार्टिकल्स के मैटर होते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, ये कितने छोटे हो सकते हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है। लेकिन उससे पहले एक बात ये ध्यान रखनी है, एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। एनसीईआरटी की एक लाइन है, ऐसा ही एक क्वेश्चन बोर्ड में अभी उठाकर दे दिया था जो ऐसे लाइन खींच के नीचे लिखा हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, यानी कि अगर हम वॉल्यूम की एसआई यूनिट की बात करें तो वह क्या है, मीटर क्यूब है, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या पढ़ते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट पढ़ते हो, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या होगा बेटा, मीटर क्यूब होगा। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, यानी कि अगर हम वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं जनरली, तो हम जैसे 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर दूध मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये एक कन्वर्जन है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये 3 कन्वर्जन भी आपको याद रखने हैं। ये बात 3 यहां पर लिखी गई। ऐसा भी क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू में या कहीं से भी उठाकर पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। एक्टिविटी 1.2 में देखिए क्या कह रहा है कि हाउ स्मॉल आर दीज मैटर्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होंगे, तो कैसे हम पता करेंगे, डिटेक्शन का क्या तरीका है। इन्होंने कहा कि आप इसमें KMnO4 सॉल्यूशन की बात इन्होंने किया। मैं आपको सीधा एक्टिविटी पर बताता हूं, मैंने तो अपने यहाँ एक्टिविटी करा भी दी है, बच्चों को बहुत बार हमने समझाया भी इसको। क्या है एक्टिविटी जरा सुनिएगा। आप क्या करिए, 100 ml पानी लीजिए। 100 ml पानी में आप क्या करेंगे, 100 ml पानी आप ले लीजिए, उसमें आप ये पूरी कहानी जो समझाई जा रही है उसके बारे में हम बता रहे हैं। ये डाइल्यूशन का एक प्रोसेस है। अब डाइल्यूशन का जो प्रोसेस इन्होंने समझाया है उसी के बारे में समझिएगा। हमने कहा 100 ml पानी लिया, उस 100 ml पानी में हमने KMnO4 का क्रिस्टल डाल दिया। KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। अब जब हमने देखा तो ये कलर्ड सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो कलर सॉल्यूशन बन गया उसमें से हमने 10 ml निकाला, फिर 100 ml पानी लिया, इसमें से 10 ml इसमें डाल दिया, फिर 100 ml पानी निकाला लिया, फिर उसमें से 10 ml इसमें डाल दिया, फिर 100 ml पानी लिया, फिर इसमें से 10 ml इसमें डाल दिया। हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक एक स्टेप जब हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो लास्ट वाले बीकर में क्या हो रहा है बेटा, लास्ट वाले बीकर में जो सॉल्यूशन का कलर था वो लाइट हो गया, और कुछ देर बाद अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमें कलर बिल्कुल लाइट हो जाएगा, बहुत हल्का कलर दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम 10 ml निकाल रहे हैं, इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, क्योंकि वो शुरू वाले बीकर से लास्ट वाले बीकर तक ट्रांसफर होते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। इससे ये प्रूफ हो जाता है। आगे बताया गया, ये एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन दिया गया। एक बात और हमें ऐसे जैसे ब्रैकेट में लिखी गई, इस पर ध्यान रखिएगा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो मैटर है हमारा, वो जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, और वो इतना ज्यादा छोटे हैं कि वो हमारी इमेजिनेशन के परे हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितने छोटे हैं, क्योंकि एक्टिविटी 1.2 इस बात को एक्सप्लेन करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में आइए, हमें अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं, या कोई भी मैटर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ध्यान से सुनिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर जिन स्मॉलर पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है उस स्मॉलर पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी कि हमने कहा कि जैसे एक ईंट जब बनाया गया तो जो सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ईंट बना हुआ है, वो सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टी है, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो उन सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये एक बड़ा विषय है, इस पर बात करने को कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि अगर हमें इस पर बात करनी है तो हमें ये एक्टिविटी 1.2.2 दी गई, फिर 1.4 दी गई, तो इन एक्टिविटी के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रयास ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, यानी कि आपको एक बात बताई गई कि जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो लगातार मूविंग कंडीशन में है, वो घूमते रहते हैं, उनके अंदर मोशन पाया जाता है, वो स्थिर नहीं है, रुके नहीं है, उनके अंदर लगातार मूवमेंट है।
तो कहा गया कि इसको कैसे समझे। इसको समझने के लिए इन्होंने एक सिंपल सी कहानी बताई, पुट एन अंटिल इंटेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर। इस देखो इन्होंने क्या कहा कि जैसे अगरबत्ती है, अगरबत्ती को हम जला करके अगर अपने घर के एक किनारे पर रख दें, तो एक किनारे भगवान के पास हम अगरबत्ती लगा देते हैं, तो अगरबत्ती की जो धुआं है, स्मेल है, वो स्मेल क्या होती है, हमारे घर में हर जगह गूंजती रहती, घूमती रहती। तो वो भी तो पार्टिकल ही है ना। तो मैटर के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह तक लगातार जा रहे हैं। इसका मतलब कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी स्मेल है वो हमारे घर में चारों तरफ तक फैल जाती है। दूसरा एग्जांपल, जैसे हमारे घर में खाना बनता है, तो किचन से भोजन जो बनाया जा रहा है उसकी स्मेल हमारे बेडरूम तक आ रही है, हमारे घर के बाहर तक जा रही है। या कभी कभी हम बालकनी में बैठे होते हैं, आसपास के किसी जगह पर खाना बन रहा हो, तो हमें लगता है यार किसी के यहाँ कुछ तो बन रहा है बढ़िया। इसे हमें कैसे पता चल पाया? हमें ऐसे पता चल पाया क्योंकि उनके यहां से स्मेल हमारे तक पहुंच रही थी ना। तो ये मेन मैटर था, ये एक बात हमें समझनी होगी। इसमें कहा गया कि एक्टिविटी टू टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विथ वाटर, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द। अच्छा, दूसरा एक एक्टिविटी हमें दी गई कि हमें क्या करना है, एक बॉटल ले लेना है, एक बीकर लेना है, उस बीकर में पानी भरना है। पानी भरने के बाद उसमें ब्लू इंक या रेड इंक हमें डाल देनी है। इंक मतलब सिक्का में से इंक डालना है आपको। जब इंक आप डालेंगे, रिफिल जानते होगे ना, रिफिल का आगे वाला पोर्शन निकाल दो तो इंक क्या, पीछे से फूंक दो तो इंक निकलेगी। एक बूंद इंक उसमें डालेंगे तो इंक धीरे 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 पूरे बीकर में फैल जाएगी। इसका मतलब कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसका मतलब मैटर के पार्टिकल लगातार घूम रहे हैं, तभी तो वो कलर पूरे में फैल गया। ये दूसरा हमारे पास एक्टिविटी आ गई। उसके बाद कहा इन्होंने 1.5 एक एक्टिविटी और दिया, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। देखो इन्होंने एक बात ये भी बताई कि आप क्या करिए कि 2 बीकर ले लीजिए, एक बीकर दूसरा बीकर, एक में गर्म पानी लीजिए, एक में ठंडा पानी लीजिए। अब उसमें कॉपर सल्फेट डालिए या फिर पोटेशियम परमैंगनेट डालिए, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर का होता है, पर्पल। तो अब हम क्या करेंगे, पिंक कलर का जब सॉल्यूशन वहां पर बनेगा, अब इसमें हमें क्या समझना है कि जब हम इसको इसमें मिलाते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा वो जरा समझिएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे कॉपर सल्फेट आपने थोड़ा सा डाला, अब क्या होगा, धीरे 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 आपने क्रिस्टल डाला था ना, क्रिस्टल KMnO4 का डाला या कॉपर सल्फेट का, तो वो जो कलर होगा वो ऐसे 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 धीरे धीरे पूरा फैल जाएगा। हमने एक्टिविटी करके दिखाया भी था इसके पहले। तो ये क्या होगा, इससे ये पता चलता है कि जो ठंडा पानी होगा उसमें पूरा कलर फैलने में टाइम लगेगा, लेकिन जो गर्म पानी होगा उसमें कलर तेजी से फैलेगा, क्योंकि गर्म पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होगा, तो वहां पर मूवमेंट फास्ट होगा, डिसोल्यूशन फास्ट होगा, सॉल्युबिलिटी फास्ट होगी। ये रीजन, ये एक्टिविटी हमारी ये बताती है कि रेट ऑफ मिक्सिंग जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यानी कहीं पर मिक्सिंग अगर हो रही तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मिक्सिंग फास्ट होगी, टेम्परेचर स्लो होगा तो मिक्सिंग क्या होगी, धीमे होगी, स्लो होगी। ठीक है, जैसे मान लो हमारे यहाँ कभी मेहमान आ जाए और उनसे कहा, अगर हमें उनको शरबत बनाकर देना है, तो गर्मी के सीजन में अगर मेहमान आए, चीनी का शरबत बनाना है, तो फ्रिज से बॉटल निकाल करके उसमें चीनी नहीं मिलाना है ना। किससे में चीनी मिलाओगे, नॉर्मल पानी में चीनी मिलाकर फिर उसमें ठंडा पानी मिला दो तो अच्छा रहेगा। नहीं तो मेहमान चले जाएंगे, तुम्हारा शरबत घुलबे न करी, चीनी वैसी रही नीचे बैठी रह जाएगी। ठीक है, एक तो हमें यह समझ में आ गया। और दूसरा, इसमें एक बात और हमें समझ में आती है कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है बेटा इंटरमिक्सिंग की बात करते हैं। ठीक है, जब पार्टिकल्स मैटर के आपस में एक दूसरे से इंटरमिक्स हो जाते हैं तो उसी को हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। यहां पर आपको बताया गया इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। दो अलग अलग तरह के मैटर अगर हमें दे दिए जाएं, उनके पार्टिकल्स अपने आप एक दूसरे में इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ये आपको डेफिनेशन डिफ्यूजन की लिखनी होगी अगर एग्जाम में आती है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसका मतलब अगर अपने से वो मिक्स हो जाते हैं तो उसे हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। आगे लिखा गया, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर, व्हाई डज दिस हैपन। ये क्वेश्चन देखिए ऐसे आ सकता है कि डिफ्यूजन
हीट करने पर फास्ट क्यों हो जाता है? तो डिफ्यूजन फास्टर रेट से इसलिए होता है क्योंकि जब हम हीटिंग करते हैं तो हमें ये ऑब्जर्व होता है कि डिफ्यूजन तेज हो रहा है, इंटरमिक्सिंग फास्ट हो गई, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जिससे उनका मूवमेंट बढ़ जाता है। मूवमेंट के बढ़ने की वजह से फास्ट डिफ्यूजन होने लगता है, इंटरमिक्सिंग फास्ट हो जाती है। अगले क्वेश्चन में बताया गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट विथ ईच अदर, यानी कि जो बेटा मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं। एक प्ले ग्रुप का यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल से हमारा बहुत ज्यादा लेना नहीं है, ऐसी एक्टिविटी हम करेंगे जिससे हमें रिजल्ट तुरंत मिल जाए। अब कहा गया टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड। अगर हम ये चीज लेते हैं, ट्राई ब्रेकिंग देम बाई हैमरिंग, कटिंग और स्टिचिंग। अब इसे हम क्या करते हैं, पीट करके या फिर कट करके या फिर खींच करके इसे हम अलग करने का प्रयास करते हैं। इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेज डू यू थिंक दैट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ अ ग्रेटर फोर्स। अब देखो, एक आयरन है, एक रबर बैंड है और दूसरा क्या लिया गया है, एक चौक लिया गया। अब देखो, आयरन लोहा हो गया, चौक भी क्या है, सॉलिड है, रबर बैंड भी सॉलिड की कंडीशन में, लेकिन वहां पर इलास्टिसिटी है। ये हम कहते हैं किसी को पीट कर, किसी को काट कर, किसी को खींच कर अलग करना चाहते हैं तो जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होगा उसको अलग करना कठिन होगा। जिन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा उन पार्टिकल्स को उनसे सेपरेट कर पाना कठिन है। इससे यह प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के करीब होते हैं, अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से हम उन्हें सेपरेट नहीं कर पाते हैं। यह हमारा एक केस हो गया। अब कहा गया एक्टिविटी 1.8 है, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सर्फेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर, वर यू एबल टू कट द सर्फेस ऑफ वाटर, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सर्फेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। जैसे आप पानी ले लीजिए, पानी में ऐसे ऐसे हाथ चलाइए, आप चाहते हैं कि आप उसे कट कर दें लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बॉन्डिंग है, अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से हम उसकी सर्फेस को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे पानी ले लीजिए, इसे चक्कू चलाइए, उसमें तलवार मार दीजिए, अरे आपो कूद जाइए, कुछ नहीं होने वाला है बेटा। तो ये पूरा एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अट्रैक्शन में होते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। अगले नंबर पर आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट विथ ईच अदर, ये दो हमने मेन प्रॉपर्टी देखी। और उसमें और भी प्रॉपर्टी है, आप बुक्स में देखते होंगे तो वहां पर और ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखा है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट विथ ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर का कॉन्स्टेंटली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इस तरह से हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। अब हमारे पास आया स्टेट्स ऑफ मैटर की कहानी। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम कहते हैं कि अगर हम इसको समझें तो मैटर हमारे जो हमारे चारों तरफ मैटर दिखाई दे रहा है वो तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है। तो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ एक्टिविटी से समझाया गया है। एक्टिविटी हम ना समझ करके हम डायरेक्ट आपको बताते हैं, जो एक्टिविटी में बात लिखी गई है वो ओरली हम बताते हैं। हमने पहले भी बताया था सॉलिड जो होता है उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, फोर्स बहुत ज्यादा होता है। स्पेस, जब फोर्स ज्यादा है तो पास पास है तो स्पेस कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम है, उसमें मूवमेंट की कंडीशन नहीं होती, वाइब्रेशनल कंडीशंस है। उसके बाद हमने कहा कि डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होते हैं, मास ज्यादा होते हैं तो डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन है डेंसिटी। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होती है बेटा, केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी की कहानी हो गई। उसके बाद हम सॉलिड के अंतर्गत हम ये बातचीत करते हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है कि कुछ ऐसे भी सॉलिड जैसे स्पॉन्ज है, ये सॉलिड के अंदर क्यों है, क्योंकि इसमें स्पेस होता है, पोर्स पाए जाते हैं, इसलिए वहां पर एयर भरी होती है, इसलिए हम उसमें क्या होता है वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी जीरो होती है। लेकिन अगर किसी ने कहा कि रबर बैंड स्ट्रेच होता है, वो अपने शेप साइज को बदल रहा है, ऐसा क्यों, तो वहां पर भी आप ये बता सकते हो कि वह सॉलिड है लेकिन उसके पार्टिकल्स के बीच में इलास्टिक कंडीशंस है। आपको ये तीन क्वेश्चन है, ये तैयार कर लीजिएगा, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। रबर बैंड चेंज करता है अपने शेप साइज को और फिर रिगेन कर लेता है सेम शेप साइज को, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सॉलिड है। ठीक है, एक्सेसिव फोर्स की वजह से अगर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उसका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। बाकी दोनों का एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया है।
उसके बाद बेटा हम सॉलिड के बाद हम लिक्विड स्टेट की तरफ अगर मूव करें और गैसियस स्टेट की तरफ मूव करते हैं तो जरा समझिएगा, लिक्विड स्टेट में हम क्या पढ़ते हैं, लिक्विड स्टेट में हम ये पढ़ते हैं कि अगर सॉलिड के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करें तो जितना फोर्स सॉलिड में है उतना लिक्विड में नहीं है ना। इंटरमोलिकुलर स्पेस लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी भी पाई जाती है इसमें, सॉलिड में नहीं थी, और डेंसिटी कम हो जाती है, और कंप्रेसिबिलिटी वो जीरो के बराबर है। बहुत कंप्रेस का केस हम यहाँ कंसीडर नहीं करते हैं। उसके बाद ये लिक्विड्स की बात हो गई, और लिक्विड्स के बाद गैसियस फेज में आते हैं। तो गैसियस फेज में पहली बात तो ये है कि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, यानी इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ये रैंडम मोशन करता है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसको स्टोर कर पाना इसीलिए कठिन होता है, इसीलिए पिस्टन लगाकर कंप्रेस करके हम इसे रखते हैं। दूसरे नंबर पे ये तो बात हो गई। द गैसियस स्टेट की कहानी हमने आपको समझा दी कि इस तरह से होती है, डेंसिटी गैस में बहुत कम होती है, इसको हम कंप्रेस आसानी से कर सकते हैं क्योंकि जिसमें स्पेस होगा उसी में कंप्रेसिबिलिटी होगी। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है तो हम उसे आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, अगर स्पेस कम होता तो हम कंप्रेस नहीं कर पाते। तो कंप्रेसिबिलिटी स्पेस के डायरेक्टली, जैसे ये पिस्टन का एग्जांपल इन्होंने लिया हुआ है, अगर हम यहाँ पर देखें ये गैस है तो हम इसको क्या करेंगे, पिस्टन यानी सिरिंज है, इसको दबाएंगे तो ये कंप्रेस हो सकती है। ये हमने एक केस पढ़ी, हमने ये एक्टिविटी भी आपको क्लास में कराई हुई थी। बाकी आपको पता है सीएनजी के बारे में आपने सुना होगा, ये व्हीकल फ्यूल्स के रूप में यूज होता है, और आपको पता होगा कि सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को कहते हैं। इसमें कौन सी गैस होती है, मेथेन होती है जिसका फॉर्मूला CH4 है, इथेन प्रोपेन भी होती है। एलपीजी किचन के रूप में यूज होती है, किचन में हम एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इथेन होती है, इसमें हम एथाइल मर्केप्टेन मिलाते हैं जिसकी वजह से इसमें स्मेल पाई जाती है, और अगर लीकेज होता है तो उसका हमें पता चल पाता है, ठीक है। उसमें सल्फर होता है, एथाइल मर्केप्टेन में सल्फर की स्मेल बड़ी गंदी सी होती है, इसीलिए इसमें मिक्स किया जाता है जिससे हमें इसकी स्मेल पता चले अगर लीकेज कहीं पर हो रहा है तो। सॉलिड लिक्विड गैस को यहाँ कंपेयर करके दिखाया गया, पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है। ये एरो क्या दिखाती है, ये कहती है इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है, इसमें वाइब्रेशन केवल हो रहा है, और ये कंप्लीट मूवमेंट शो कर रहे हैं, इधर से उधर ये आसानी से मूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी कहानी। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। कैन मैटर चेंज इन शेप, कहा गया कि जो मैटर है वो अपने शेप को चेंज कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है। उसमें क्या एग्जांपल बताया था, फेज ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक हमने पढ़ाया था। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमें ये प्रूफ होता है, पता चलता है कि कोई भी मैटर अपने शेप साइज आदि को बदल सकता है। और उस फेज ट्रांसफॉर्मेशन में दो प्रोसेस थी, हीटिंग और दूसरा क्या था, प्रेशर अप्लाई, यानी कि आप एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, यानी हीटिंग एक देखो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अगर हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो कोई भी मैटर अपनी फेज को या स्टेट को आसानी से बदल सकता है। तो अगर हम फेज या स्टेट में बदलाव करना है तो हमें टेम्परेचर में चेंज करना पड़ेगा। जरा गौर करिएगा कि हम टेम्परेचर में चेंज कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। हमने ये कहा कि मान लीजिए सॉलिड सरफेस लिया, यहाँ से हमने इसे हीट किया, तो जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो ये जो बर्फ है ये पिघलेगी और लिक्विड में कन्वर्ट होगी, क्योंकि हीट करने से इसके बीच का आईएमएफ क्या होता है, ब्रेक होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से ये लिक्विड बन जाएगा। ये ग्लास स्टीरर है, थर्मामीटर है, थर्मामीटर से हम ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर देने पर क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। याद करो बेटा, अगर कभी सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो ये मेथड क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। बोरियत तो नहीं हो रही, किसी को बोर नहीं होना चाहिए क्योंकि आप पढ़ रहे हो। अब इस समय हम ऐसा नहीं है कि हम मजाक कर सकें या हंसी कर सकें, हंसी मजाक से पढ़ाई नहीं होगी, सीरियस होकर के ही हो सकती है, इसीलिए हमारी क्लास में बिल्कुल सीरियसनेस रहती है। आप कभी भी देख लीजिए, किसी भी लेक्चर को देखेंगे तो हमें नहीं लगता कि हम ये उल जलूल की हरकतें करके हम ऑनलाइन मोड को खराब करें, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई के लिए आपको सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। ये लिक्विड है, हमने कहा किसी सॉलिड को हीट करके लिक्विड में ले जाते हैं,
तो सॉलिड को हीट करके हम उसकी फेज बदल दिए, लिक्विड हो गया, तो इसे क्या कहते हैं, इसे मेल्टिंग कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं। अब ये लिक्विड है, इसको हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब गैस में कन्वर्ट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लिक्विड से गैस जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहते हैं। इवेपोरेशन भी कह सकते हैं, लेकिन इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में अंतर है। लेकिन लिक्विड को अगर हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पर हीट करके उसे गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इसे बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहते हैं। इवेपोरेशन थोड़ा सेपरेट चीज है, मैं बताता हूं अभी उसे भी। अब देखिए, ये तो एग्जाम्पल की कहानी हो गई, हमने जो बताया। यहां पर लिखा गया, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, किसी सॉलिड सब्सटेंस की मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई है तो इससे ये पता चलता है कि उसके जो मैटर है उसके पार्टिकल्स जो है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है। इसका मतलब अगर IMF हाई है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, तो इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसे ज्यादा हीट करना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए, उसके आयंस में, उसके फेज में बदलाव करने के लिए हमें हीट ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट एक इंडिकेशन है। किसका इंडिकेशन है, वह है उसके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको इंडिकेट करता है। यह मेल्टिंग पॉइंट की कहानी हो गई। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम कहते हैं स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एज दिस। ये तो हो गई पूरी समझा दिया। बाकी ये कन्वर्जन दिखाया गया है। कन्वर्जन में आपको पढ़ाया था कि अगर हमें कन्वर्जन कभी करना हो टेम्परेचर में तो हम कहते हैं कि जैसे टेम्परेचर होता है तो उसकी SI यूनिट केल्विन होती है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट भी उसकी यूनिट है, लेकिन वह SI यूनिट नहीं है। ठीक है, तो हम कहते हैं टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। हमने यही पढ़ा था ना, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। ये एक कन्वर्जन था। और दूसरा कन्वर्जन बताया था डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। क्या बताया था, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया है तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है तो आप डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जन भी हमने आपको कराया था, बताया था। तो उस कन्वर्जन से आप टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बात आपको और यहाँ से समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो इधर पढ़ाया, ये देखिए यहाँ पर भी नीचे आपको वही चीज लिखी गई है कि हम टेम्परेचर की जो यूनिट्स है उसमें कन्वर्जन कैसे करते हैं। आपको पता है किसी सॉलिड को अगर हीट कर दें तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इसे हीटिंग कहते हैं। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। दूसरा है लिक्विड स्टेट को अगर हीट करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दें तो इसे हम क्या कहते हैं, हीटिंग कहते हैं। उसके बाद गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर दें तो कूलिंग है, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करें तो कूलिंग है। अब ध्यान रखना है कि सॉलिड से लिक्विड गया तो फ्री, इसे क्या कहते हैं, फ्यूजन या मेल्टिंग। लिक्विड से गैस गए तो बॉइलिंग या वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड आए तो इसे हम कूलिंग फिनोमिना है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड हुए तो क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए गैस में तो इसे क्या कहते हैं, इसे सब्लिमेशन कहते हैं, यानी विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। और गैस से अगर डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो तो इसे क्या कहते हैं, इसे डिपोजिशन कहते हैं। जो सब्सटेंस सब्लिमेशन में यूज हो रहा है वो सबलाइम है। जो यहां बन रहा है सब्लिमेशन प्रोसेस का जो प्रोडक्ट है वो सब्लिमेट है। आपने इसमें एग्जाम्पल भी पढ़ा था, नेफ्थलीन बॉल सब्लिमेशन के अंतर्गत आप पढ़ते थे, अमोनियम क्लोराइड का पढ़ते थे, कैम्फर पढ़ते थे। ठीक है, और इसके डिपोजिशन वाले में ड्राई आइस का एग्जाम्पल आपने पढ़ा था। इस तरह की तमाम चीजें आप डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एक किसी में और टॉपिक था, वो अलग से सेपरेट नहीं दिया गया, उसको हम ऐसे बता देते हैं। इसमें एक टॉपिक आपने लैटेंट हीट पढ़ा था। अगर ये देखिए एक नाम दिया गया है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या होती है, लैटेंट हीट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो लैटेंट हीट एक ऐसा टॉपिक था, इसमें हम आपको ये बताते थे कि यह एक हिडन हीट एनर्जी है। latent heat is a hidden heat energy which is required to change the phase of unit mass of substance। यानी अगर एक यूनिट मास सब्सटेंस दिया है उसकी फेज को बदलने में जो हिडन हीट है उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। जैसे सॉलिड है, उसको हीट किया, हीट करते जा रहे, उसमें थर्मामीटर लगा दिया, उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक बर्फ पूरी पिघल न जाए। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा।
तो उसके पहले टेम्परेचर में इंक्रीमेंट क्यों नहीं आया? क्योंकि वह जो हम इसे हीट कर रहे थे, जिसको हीट किया हमने सॉलिड को, वह लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, तो वहां पर टेम्परेचर में किसी प्रकार का चेंज इसलिए नहीं आया क्योंकि जो हीट दिया वो सॉलिड के अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज हो रहा है, इसीलिए उसे हिडन हीट कहते हैं। ठीक है, ये पूरा चक्कर हमने इसके पहले पढ़ाया था आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये पूरा एक एक्टिविटी दी गई है सब्लिमेशन की, जैसे इसमें कैम्फर रख दिया, यहाँ से हीट किया, यहाँ पर क्या लगा दिया, फनल लगा दिया, तो जो हीट करेंगे तो कैम्फर क्या होगा, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर क्या करते हैं, कॉटन लगा दिया, तो ये जितना भी कपूर होगा कैम्फर, ये किनारे की तरफ जाकर सॉलिड फॉर्म में हमें दोबारा मिल जाएगा, जो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल आपको बताया गया। यहाँ पर बताया गया कि हम प्रेशर लगाकर किसी गैस को कंप्रेस कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहले गैस इतना थी, प्रेशर अप्लाई किया, फिर प्रेशर और लगाया, पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार से हो गए। ये डिपोजिशन का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज कैसे आते हैं, और आप इसमें CO2 का भी कॉन्सेप्ट इसी तरह से पढ़ते हो, जिसे आप ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं। ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल दिया गया कि इंटर कन्वर्जन बिटवीन स्टेट्स, ये आपको टेम्परेचर की चेंजेस की बात है। अब आ गया हमारे पास इवेपोरेशन, जो इसका लास्ट टॉपिक है। अगर इवेपोरेशन की बात करें बेटा, तो इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का देना है कि लिक्विड टू गैस कन्वर्जन होता है, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट टू बॉइल इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट टू मेल्ट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट टू फ्रीज इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम कहते हैं कि अगर कभी भी इवेपोरेशन लिखने को आ जाए, तो इवेपोरेशन का मतलब हुआ कि अगर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट कन्वर्जन ऑफ एनी फेज टू एनी फेज, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आप लिक्विड फेज को, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे दिन में गड्ढे में पानी है, सूर्य की रोशनी पड़ी, गड्ढे का पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, पनिया सूख गया, इसका मतलब ये इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेशन है, ठीक है। नदी सूखी जा रही है, पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो इवेपोरेशन है। वहां कोई 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थोड़ा ना देने गया था कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो 100 दिया है, नहीं, 100 से कम में चेंज हो रहा है ना, तो वो इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फेज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। और हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग या वेपराइजेशन। Evaporation is a bulk phenomena, whereas evaporation is a surface phenomena. Evaporation is a surface phenomena, whereas बॉइलिंग और वेपराइजेशन इज अ बल्क फिनोमिना। इवेपोरेशन सरफेस मतलब इवेपोरेशन अगर कहीं होगा तो ऊपर से होगा, नदी का पानी ऊपर गर्म होता है, नीचे उतना गर्म नहीं होता, तो बल्क फिनोमिना है वो। इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, तो ऊपर से पानी वेपर्स में जा रहा है, और जो वेपराइजेशन है उसमें बल्क फिनोमिना है, पूरा का पूरा पानी गर्म होता है। तो ये चीज हमें समझनी होगी। तो इवेपोरेशन और ये जो आपको इसमें था, दोनों में डिफरेंस बताया। अब वो कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? तो हमने कहा कि वो फैक्टर्स में, जैसे इवेपोरेशन हो रहा है सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवेपोरेशन फास्टर होगा, यानी तेज गति से होगा। दूसरी चीज, अगर इवेपोरेशन टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। जैसे ठंडी में इवेपोरेशन कम होता है, ठंडी में कपड़े देर में सूखते हैं, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो मतलब वहां इवेपोरेशन की रेट ज्यादा है। विंड स्पीड, हवाएं तेज चलेंगी तो भी इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, ह्यूमिडिटी, अगर एयर में वाटर की क्वांटिटी है, यानी प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होगा? फास्ट नहीं होगा, स्लो होगा, यानी इवेपोरेशन या रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, यू कैन से। या आपसे पूछा जाए डिफाइन ह्यूमिडिटी, तो आप बताओगे प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अब कहा गया हाउ डज, अगला क्वेश्चन आया कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन अगर कहीं पर हो रहा है तो कूलिंग क्यों होती है? जैसे इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करते हैं। कहा गया कि कूलिंग क्यों होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, गर्मियों के दिनों में हम क्या करते हैं, शाम के टाइम अपने घर के सामने पानी छिड़कते हैं। कहे क्यों? छत पे लोग पानी छिड़कते हैं, कहे क्यों? कहे जो पानी छिड़कते हैं वो पानी थोड़ी देर में सूख जाता है, कहे क्यों? कहे गर्मियों में जब पानी छिड़क देते हैं तो जो हमारे घर के आसपास की हीट होती है, वो हीट को लेकर पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो उस हीट से पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हीट जहां से निकली वो ठंडा हो जाता है।
छत पे पानी छिड़कते हैं, शाम को पानी 5 बजे डाल दिया और रात को सोने जाते हैं, तो छत क्या करता है, जो पानी हमने डाला वो छत पे जो हीट है उस हीट से पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो गया और छत ठंडा हो गया। ये चक्कर है शाम को पानी डालने का, घर के आसपास छिड़काव करने का। दादा लोग पानी अगर छिड़क रहे हैं पाइप लगा करके तो आप बुरा नहीं माना करिए, वो इवेपोरेशन का एप्लीकेशन आपको दिखा रहे हैं, बस आप समझ नहीं पा रहे हैं। एक एग्जाम्पल दूसरा हम आपको बता रहे हैं, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर हम कभी भी गर्मियों में कपड़े पहनते हैं, पसीना बहुत ज्यादा हो जाता है, हम ऐसे ही कहीं बैठ जाते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, हवाएं उस समय गर्म चलती हैं लेकिन वहां से पास होती हैं, उसके बाद हमारे बॉडी तक आती हैं, तो उन हवाओं की वजह से पसीना सूखता है, यानी हमारे बॉडी से हीट लेकर वह पसीना वेपर्स में, जो स्वेटिंग हुई थी वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो हीट कहां से लिया, हमारी बॉडी से लिया ना, इस वजह से हमें कूलिंग फील होता है, इसीलिए हमें ठंडा लगता है। पंखे के नीचे बैठ जाएं तो भी हमें ठंडा महसूस होता है, क्योंकि हमारी हीट से ही वह पसीना वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी इवेपोरेशन का एप्लीकेशन ही है। एप्लीकेशन के अंतर्गत हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे आपने कभी कभी देखा ये होगा कि जो बॉटल में अगर हम ठंडा पानी फ्रीज से निकाल लेते हैं तो उसको बॉटल को पसीना होने लगता है। पसीना का मतलब बॉटल के चारों तरफ वाटर की ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होने लगती है। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि जो बॉटल है वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को कूल कर देता है, जिसकी वजह से हमारे एयर में पाए जाने वाले जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो उस कूलिंग एटमॉस्फेयर में आने के बाद क्लोजनेस शो करते हैं, उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और फिर वो ड्रॉप्स के रूप में टेबल पर गिरने लगते हैं। इसीलिए बॉटल के चारों तरफ पसीना होता दिखाई देता है। जबकि बॉटल से पानी नहीं निकला, वो एटमॉस्फेयर में जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो कंडेंस हो गए, इसलिए ऐसा होता है। आप देखिए घड़े में रखा हुआ पानी ठंडाता है, कहें क्यों? क्योंकि वहां पर भी यही कंडीशन है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उससे वेपर्स में कन्वर्जन होता है और इसलिए वहां पर कूलिंग का केस है। आपने सुना होगा कि अगर हम ईथर, पेट्रोल, डीजल ये सब चीजें अपने हाथ में रख लें तो भी हमें हाथ ठंडा लगता है, क्योंकि वो वोलेटाइल सब्सटेंस है, हमारे हाथ से हीट लेकर वो वेपर्स में जाते हैं, इसलिए हमें कूलिंग महसूस होती है। इस तरह के तमाम एग्जाम्पल्स हैं जिसके माध्यम से हम ये समझ पाते हैं। एक और एग्जाम्पल समझिए, थाली में अगर दूध को रख दिया जाए, जैसे छोटा बच्चा होता है तो दूधवा ठंडवा के उसको पिलाया जाता है, तो गिलासे में अगर आप कोई चीज रखोगे तो वो ठंडा नहीं होगा, है ना। तो थाली में फैला देते हैं तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है, ड्यू टू सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, इसलिए ऐसा होता है। कभी खिचड़ी खाते होंगे तो खिचड़ी बड़ी सी थाली में दी जाती है ना, उसमें मम्मी फैला देती है, एक चम्मच घी डाल देती है, चम्मच लगाती है, एकदम स्वाद से खाते हो। लेकिन वही खिचड़ी कटोरी में दे दी जाए तो नहीं खा पाओगे, है ना। तो ये चक्कर है, इसीलिए अलग अलग बर्तन बनाए गए। बर्तन बनाते समय भी सरफेस एरिया और इवेपोरेशन का ध्यान रखा गया था, है ना। आप कभी देखते हो दुकान पर दूध वाला ऐसे एक ग्लास में दूध ऐसे रखता है, फिर इधर से इधर ऐसे मिलाता है, ये जो बीच में रेंज बन रही है वो जादू नहीं कर रहा, वो सरफेस एरिया बढ़ा रहा है जिससे इवेपोरेशन फास्ट हो जाए। ये सब चक्कर है और ये सब चक्कर चलते रहते हैं और हमने लगभग सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। कूलर वाली भी केस यही है, कूलर से जो पानी आ रहा है। एक बात और छूटी है इसमें लैटेंट हीट का, कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। लैटेंट हीट एक हिडन हीट एनर्जी है। लैटेंट हीट की अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो जूल पर केजी होती है। क्या होती है? जूल पर केजी, ठीक है। लैटेंट हीट का मतलब हीट एनर्जी अपान मास या यूनिट मास, 1 किलोग्राम मास लिख सकते हैं। तो हीट एनर्जी जूल हो गया और मास की क्या होगी? केजी, तो जूल पर केजी इसकी यूनिट हो जाएगी। और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये दो टॉपिक होते हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब हुआ कि जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो हिडन हीट होती है उसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे कहते हैं? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में जो हिडन हीट होती है उसे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा, ठीक है। और इस लेक्चर के अंतर्गत अब हमारे पास कोई और रिमेनिंग टॉपिक नहीं है। और एक बात बच्चों के जहन में फंसी रहती है, वो बात ये है कि बात ये आती है उनके जहन में कि हमें क्या सर ये, हाँ एक चीज इधर देख लो, वॉट यू हैव लर्न, ये वाला जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा, एक बार आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद की चीज होगी। इसमें ढेर सारी
यूनिट भी दी गई हैं किसकी क्या होती हैं, तो आप इसको पढ़िएगा, एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। किसी के जहन में प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट चल रहा हो तो घबराए नहीं, उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डिफाइन करने को आता है। तो आप जानते हैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट दोनों हम आपको बता चुके हैं। फिर से सुनिएगा, प्लाज्मा में हमने कहा था कि अगर हम हाई टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस को रखते हैं और वह अपने आयन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है और सेम मीडियम में, तो प्लाज्मा है। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में 1 मोल गैस को अगर एक लार्ज वॉल्यूम में रख दिया जाए और फिर एक्सपेंड करने के बाद, लो टेम्परेचर एक्सपेंड करने के बाद हम उसे धीरे धीरे उस पर प्रेशर अप्लाई करें तो जो फेज बनती है वो बीईसी है। और इसी में एक फर्मियोनिक कंडेंसेट होती है, वो बीईसी का क्या है, करेक्टेड वर्जन है। तो आपको इन तीनों पर बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस इस लेक्चर के अंतर्गत जितना पढ़ा दिया बस उसको पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, कोई टॉपिक नहीं छूटा है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर जो हमने आपको पढ़ाया है ये बहुत जानदार है और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई समस्या हो रही हो, लग रहा हो कि अभी हमें कुछ कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर मैसेज करें। और साथ ही साथ अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, मजा आ गई हो, तो कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।